बलदेव, 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 चिंता है मेरा सुनेगा? सुहासिनी, सुहासिनी, कहाँ हो? सुहासिनी, कहाँ हो? सुहासिनी! Oh my God! Oh my God! मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे कोई लाश न देखनी पड़े। होता है, कभी कभी वो आपकी बात नहीं सुनते। सिर से ही निकला है। सर काफी गहरा, लगता है किसी ने पूरे जोर से मारा है। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे मत लड़ो, इनमें तो कोई खतरनाक भी हो सकता है। ये बहुत और ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से कोई हमारी कार के टायर पंचर कर रहा था और हमारी खिड़कियों के कांच भी फोड़े जा रहे थे। आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? ज्यादा नहीं बात, घाव ऐसे लग रहा है। सर ये देखिए, यहाँ टेबल पे थोड़ी स्किन लगी है। इसका मतलब ये ऐसे ही गिरी। आप क्या करते हैं? ज्यादातर रोड्स पर ही रहता हूँ, तो इस बार जब मैं जा रहा था तो मैंने सुहासिनी से कहा कि मेरे साथ चलो, यहाँ खतरा है। तो ये नहीं मानी। फ्रेडरिक्स, यहाँ ऊपर से नीचे पूरा शो इससे कुछ ज्यादा देखो कहीं। जब वो मेरे साथ चलने के लिए नहीं मानी तो मैंने उसकी सिक्योरिटी के लिए एक वॉचमैन रखा। देखते हैं वॉचमैन। हेलो वॉचमैन, उठो, होश में आओ। बलदेव, बलदेव उठो। क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो? बहुत बुरा हुआ मेरे बलदेव। क्या कर रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था? मैंने तुझे इसलिए यहाँ पर भेजा था। मेरे खून कैसे हुआ? मेरे दोस्त ने विनय, ये बलदेव वॉचमैन इनका ही भेजा हुआ। अरे ड्यूटी के टाइम पे सो रहा था तू? अपनी की नाक कटवा दी ना? मैं राहुल मेरा था साहब, तो मैंने एक आदमी को देखा। क्या हुआ? साहब मैं उसके पास गया तभी साहब तभी दो लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया साहब, और उसके बाद क्या हुआ? मेरे मेरे मुंह पे कपड़ा उनमें से किसी को देखा था तुमने? थोड़ा बहुत। फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? देखिए, ये देखिए, हो सकता है ये ऐसे सोफे के पास खड़ी होकर के कोई किताब पढ़ रही होगी। वो आदमी सोफे के पीछे छुपा होगा। वो पीछे से निकलकर सोफे पर आया, यहाँ खड़ा हुआ और उसने जोर से पकड़ा और ये आगे की तरफ यूं गिरी और गिरते वक्त इनका सिर ऐसे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? देखिए ना, यहाँ कोई किताब गिरी हुई है।
किताबें वैसी की वैसी वहां सोफा पर और पीछे से भी आराम किया। पर वो आदमी अंदर घुसा कैसे होगा? दरवाजा खुला था सर। कोई जान पहचान वाला ही आदमी होगा सर। शायद कोई मदद मांगने के लिए आया होगा रात को। सुहासिनी जी आजकल कौन कौन से केस में काम कर रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इनकी एक असिस्टेंट है राखी, वो जरूर जानती है। सही है, राखी है, अभी थोड़ी ठीक है, बात कर सकती है? बात कर सकती हो ना? आओ बैठो। आराम से बैठिए। कोई जल्दी नहीं है। पानी पीजिए। सुहासिनी मैडम बहुत ही अच्छी थी, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, बताती रहती थी। पर अब लगता है जैसे जैसे उन्हें पहले से ही मालूम था कि कुछ होने वाला है। क्या उन्होंने आपसे कभी कुछ कहा था? जी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर वो 3-4 दिन से बहुत परेशान लग रही थी। उनके पति ने हमें बताया कि सुहासिनी को कुछ लोग तंग कर रहे थे। कभी कोई फोन या कोई धमकी? जी नहीं, मेरे सामने तो नहीं। सुहासिनी के बारे में कोई खास बात, उनकी कोई आदत या कोई बड़ा केस? जी 2 बड़े केस थे। क्या इन्हीं केसेस की वजह से वो परेशान थी? जी वो लोग बहुत खतरनाक है। कौन लोग? एक तो चुन्नी लाल है, बिल्डर है, वो बच्चों का एक खेलने का पार्क है, वहां बिल्डिंग बनाना चाहता है। उस दिन अचानक वो घर आ गया और जिस तरह से वो मैडम से बात कर रहा था, मैं तो डर ही गई। मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि तुम्हारे कदम मेरे घर में पड़े। अब तुम घुसी आए हो तो जल्दी से जल्दी बात खत्म करो, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं कौन सा खाली बैठा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि केस वापस ले लीजिए। क्यों? तुमने वो बच्चों का पार्क खाली कर दिया है क्या? अब वहां बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं? नहीं, बिल्डिंग बनेगी, वहीं पे बनेगी, मगर बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब बिल्डिंग पर अब 5 लाख रुपया और लगेंगे, ये वाले 5 लाख रुपए। अगर आप केस वापस ले ले तो ये 5 लाख रुपए आपके, ये बिल्डिंग में से खर्चा निकल जाएगा। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिल्डिंग भी बने और सुहासिनी भी गई। नहीं वो अच्छा फिर कहाँ है 5 लाख? लाइए इसे ऑफिशियल कर देते हैं, मैं रसीद दे देती हूँ। तुम्हें क्या लगा हर कोई खरीदा जा सकता है? मैं ये सोचकर आया था कि कोई ऐसा रास्ता निकला है जिसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी, पर मैं गधा निकला। कोई बात नहीं, काम निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। बिल्डिंग बनेगी, वहीं पे बनेगी। और उस दिन के बाद चुन्नीलाल कभी वापस नहीं आया। जरा इस चुनीलाल का हमें पता वगैरह देना। अच्छा वो दूसरा केस कौन सा? अगर फैक्ट्री ना हो तो लोगों को काम कहां से मिलेगा, और फैक्ट्री लगाओ तो लोग चिल्लाते हैं
कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, नदियां सूख रही है, पेड़ मर रहे हैं। अब आप ही बताइए, करें तो क्या करें? वो सुहासिनी तो चाहती थी कि हम हमारी फैक्ट्री बंद कर दें। अब थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो हर जगह होता है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सारे फैक्ट्रीज को ताला लगा दे। अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती तो आपको कितना नुकसान होता मिस्टर जमुना दास? फैक्ट्री तो तब बंद होती जब वो केस जीतती। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। फैक्ट्री बंद करवाना क्या मजाक है? सुहासिनी जी को कुछ लोग तंग कर रहे थे। उसकी कार के टायर पंचर कर दिए, घर के शीशे तोड़ दिए। इस बारे में आप कुछ जानते हैं? देखिए, मैं अगर आप लोग हम पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हम हमारे वकील की सलाह लेना चाहते हैं। और हमने तो सुना है कि आप लोग किसी चुनीलाल नाम के आदमी पे भी शक कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है चुन्नीलाल जी, जिस आदमी से आपको तकलीफ होती है उसके साथ गड़बड़ शुरू हो जाती है, उसकी कार के टायर पंचर हो जाते हैं, कोई उसके घर की खिड़कियों पे पत्थर मार देता है, फोन में से गालियां निकलने लगती हैं। भाई लोग जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं, मैं किस किस का मुंह बंद करूं? आप कुछ लेंगे? यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत है, आइए ना गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। गाड़ी में बैठने का वक्त खत्म हो गया चुनीलाल जी। मुझे पता चला, बहुत अफसोस, बहुत अच्छी लॉयर थी। आप मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं? ये तो बहुत पुरानी बात है। आप तो देख ही रहे हैं, बिल्डिंग तो बन रही है, पर उन्होंने मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया था। हाँ, मैं आपको लेकर बताता हूँ, आइए। सुहासिनी जी का लेटर है और उन्हीं के सिग्नेचर है। इसमें लिखा है कि मैं केस वापस ले रहा हूँ, और ये 2 हफ्ते पहले की बात है। आप ही बताइए कि उनका खून करके मुझे क्या मिलेगा? अभिजीत सर, सुहासिनी का जो दूसरा सिग्नेचर हमें मिला है वो इस लेटर के सिग्नेचर से मिलाकर देखो। यस सर। लाओ लाओ, बिल्कुल उसके ऊपर लाओ। और हाँ, बराबर। सिग्नेचर तो सुहासिनी के ही लगते हैं। जी हाँ सर, ये मैडम के ही सिग्नेचर हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है? तो यूसुफ साहब, लिखने का स्टाइल, हैंड राइटिंग दोनों एक जैसे। ठीक है, यहाँ पर ये एस का यहाँ भी और यहाँ भी एक जैसे, और इस एक को देख, ये और ये भी दोनों मिलते, और ये देख, इस एक ही टेल और इस एक ही टेल, ये भी एक जैसे। राखी जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सुहासिनी जी ने चुनीलाल के खिलाफ केस वापस ले लिया है? सर ऐसा हो ही नहीं सकता, पिछले 2 हफ्ते से हम इसी केस पर लगे हुए हैं। मगर चुनीलाल ने तो कहा कि सुहासिनी जी ने उसे ये लेटर 2 हफ्ते पहले ही दिया। वो झूठ बोल रहा है सर, मैडम ये केस वापस ले ही नहीं ली। आइए। आपकी बात तो झूठ निकली चुनीलाल जी। सुहासिनी ने केस वापस नहीं लिया था, तो आपको पता चल गया। बताया आपने? कैसे पता था? 2 हफ्ते पहले सुहासिनी ने मुझे ये लेटर दिया, और 4 दिन पहले मेरे वकील ने बताया कि कोर्ट में केस चलता है, कोई वापस। मेरा तो दिमाग घूम गया। पैसा खाने के बाद ही होता। किसने खाए थे? सुहासिनी ने। हाँ, 5 लाख रुपया। हाँ, 2 हफ्ते पहले सुहासिनी के पति राकेश का फोन आया कि 5 लाख रुपये दे दो, सुहासिनी केस वापस ले लो, काम हो जाएगा। फिर झूठ बोल रहे हैं? नहीं, राकेश ने मुझे फोन कर कहा कि अगले दिन उसका आदमी आएगा तो मुझे लेटर देगा। लेटर में लिखा होगा कि सुहासिनी केस वापस ले रही है और मैं उसे 5 लाख रुपया दूंगा। फिर क्या, वो आदमी मेरे पास आया, मुझे राकेश साहब ने भेजा। लेटर लाए हो? सिग्नेचर सुहासिनी जी की है। बिल्कुल, और किसके होंगे? लेटर सुहासिनी का है, सिग्नेचर सुहासिनी की है। सब ठीक है ना? राकेश साहब ने कहा कि आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनका केस खत्म। मुझे लगा कोई फिक्र नहीं, केस खत्म हो गया। लेकिन मुझे जब पता चला कि सुहासिनी ने केस वापस नहीं लिया है, तो मैं उससे मिलने उसके घर चला गया।
केस आपने अभी तक वापस क्यों नहीं लिया? पार्क में बिल्डिंग नहीं बनेगी तो मैं केस वापस ले लूंगी। ये क्या मजाक है? आपने मेरे साथ डील की है, डील कि केस खत्म हो जाएगा। खत्म होने का तो सवाल ही नहीं। मैंने तो आपके खिलाफ ऐसा केस बनाया है कि कोर्ट में आपको खिलाफ कोर्ट में जो होगा वो दिखा जाएगा। आप अभी अपने पति को बुलाइए। राकेश को? क्यों? अरे क्यों क्या? बुलाइए तो सही। वो घर पर नहीं है और वैसे भी वो मेरे काम के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं जानते? ये लेटर देखिए। देखिए, आपने कहा है कि आपने जो मेरे खिलाफ केस किया है वो आप वापस ले रहे हैं और इस पर आपने आपका लेटर है, आपके सिग्नेचर और आप साहब, मैं 5 लाख रुपया तो क्या किसी के ऊपर 5 पैसे का भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास पक्का सबूत है। कैसा सबूत? चुन्नीलाल के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे हाथ काले हैं? अरे मैंने उससे कोई पैसे वैसे नहीं लिए, कोई 5 लाख रुपए नहीं लिए। झूठ बोलता है, वो बकवास करता है। उसने तो ये भी कहा कि आप सिर से पांव तक कालिख में डूबे हुए हैं। वो अपनी खाल बचाने के लिए बकवास कर रहा है। सर, हाँ सर। राकेश जरा फाइल देना। कौन सी फाइल है? बैंक के लेटर्स है सर, ये देखिए। सॉरी सर, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे ये फाइल। राकेश जी, इस फाइल में तो वो लेटर्स हैं जो अलग अलग बैंकों ने आपको लिखे और इन सारे बैंकों ने आपको कर्जा देने से इनकार कर दिया। दया सर, इन्हें हमारे ब्यूरो लेके चलो। क्यों? वहां हम आपको चुन्नीलाल का भेजा हुआ एक वीडियो टेप ये रहेगा। सिग्नेचर सुहासिनी जी का ही है। बिल्कुल। देखा राकेश जी, आपका आदमी चुन्नीलाल से पैसे ले सिग्नेचर में सुहासिनी साहब, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये आदमी है कौन और ये मेरा नाम क्यों ले रहा है। सब ठीक है ना? ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राकेश साहब मेरा ने और कहा कि सुहासिनी आपको का नाम कोई लेकर कोई जरूरत चुन्नीलाल को बेवकूफ बना रहा है। कोई चुन्नीलाल को बेवकूफ बना रहा है या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं। राकेश जी, 2 बातें। एक, जो फोन चुन्नीलाल को आया था वो टेलीफोन नंबर चुन्नीलाल के फोन पर छप गया और वो फोन कहां से आया था ये भी हमें पता चल गया। जरा बताओ तो फोन कहां से आया था? बारसोर जेल से सर, एक पब्लिक फोन से। दूसरी बात, चुन्नीलाल को जो लेटर मिला उसमें सुहासिनी के साइन थे, है या नहीं? है या नहीं? तो अब ये बताइए कि उस लेटर पर सुहासिनी के साइन कैसे आए? सुहासिनी ने तो जान के और आपके अलावा कौन सा साइन उनके वक्त आप कहाँ थे? हाँ, आप मैं कहाँ थे? आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि सुहासिनी का खून मैंने किया? मैं क्यों करूंगा तो? हो सकता है कि जब सुहासिनी जी को पता चला कि आपने रिश्वत ली है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसी में कुछ हो गया। ये झूठ है सर, सरासर झूठ। हम तो ये कह रहे हैं कि आप शहर से बाहर गए, आप यहीं पे थे। बिल्कुल झूठ। ठीक है, पिछले हफ्ते आप कहाँ गए थे, किस होटल में ठहरे थे, कैसे गए थे, इन सब की डिटेल्स हमें चाहिए। वॉचमैन को अंदर ले आओ, उनको भी टेप दिखा दो। देखते हैं वो इस आदमी को पहचानता है या नहीं। जी सर। वॉचमैन हुआ क्या बताएगा? बताएगा बताएगा बताएगा? हाँ बताएगा। बलदेव जी। देखो इस आदमी को। इस आदमी को पहचानते हैं? ये आदमी सर, ये तो वही आदमी है जो उस रात में आया था और सर उसी आदमी ने मुझे बेहोश किया था, तो फार्म चुना था।
जी सर। अब ये वॉचमैन भला क्या बताएगा? बताएगा बताएगा बताएगा? हाँ बताएगा। बलदेव जी। देखो इस आदमी को, इस आदमी को तुम पहचानते हो क्या? ये आदमी साहब ये तो वही आदमी है जो उस रात वहां आया था। और साहब इसी आदमी ने मुझे बेहोश किया था गौरव फार्म सुनाकर। इसी आदमी ने आपका नाम लेकर चुनीलाल से 5 लाख रुपए लिए और इसी आदमी ने बलदेव को भी बेहोश किया और हो सकता है इसी आदमी ने सुहासिनी का भी खून किया हो। तब बताइए आपका इस खून से संबंध है या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। देखिए इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर राकेश, अगर आपको कुछ कहना है तो इसी वक्त कह दीजिए। आप इस आदमी को जानते हैं और हम इस आदमी को आज नहीं तो कल ढूंढ ही निकालेंगे। फिर आपका क्या होगा क्या मालूम। एसीपी साहब, मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ लें ताकि आपको यकीन तो आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। ठीक है, इस आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करो। हमारे साथ साथ मिस्टर राकेश भी इससे मिलना चाहते हैं। अभी तक तो कुछ ही पता नहीं चल रहा है। इस पब्लिक फोन नंबर से कैसे कुछ पता चलेगा? सिक्का डाला और फोन हो गया। कोई पास में बैठता भी तो नहीं है। वैसे भी हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं, कैसे पता चलेगा? मुश्किल है। इसीलिए तो एक भी दुकानदार, एक भी आदमी इसे पहचान नहीं पा रहा है। ये पान वाले, हाँ, इन पान वालों को सब पता रहता है कि कौन कहाँ आता जाता है। ये अपनी आंखें कान हमेशा खुली रखते हैं। पान वाले ना हमसे बड़े जासूस होते हैं दया, इन्हें सब पता होता है। वो देखो एक उधर है, चलो। भाई साहब जरा देखो, इस आदमी को कभी देखा है? जानते हो इसे? हाँ जानता हूँ, ये तो रोज आता है। रोज यहाँ पर आता है? कहाँ रहता है, कुछ मालूम है इसके बारे में? अरे नहीं साहब, इतना सब तो मैं नहीं जानता। हाँ, वो सामने वाले बस स्टॉप से बस जरूर पकड़ता है और रोज सुबह यहाँ 5 मिनट खड़ा रहकर सिगरेट पीता है, बस। अच्छा, सुबह कितने बजे आता है ये? कुछ 9 और 9:30 के बीच में। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अगर वो हर सुबह वहां से बस पकड़ता है तो वापस भी वहीं आता होगा। तुम लोग मोर्चा संभाले रखो, निगाहें खुली रखो। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो शायद वो हमें मिल ही जाएगा। 2 घंटे हो गए, वो आदमी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या करें, बैठना तो पड़ेगा ही। देखते हैं, आएगा आएगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। सर वो देखिए, वो आदमी जो अभी अभी बस से उतरा है, कहीं वो तो नहीं है? ये वही है, पकड़ ले से। नहीं दया, जरा रुको, ये काफी घबराया हुआ लग रहा है। 1 मिनट देखते हैं। पर ये यहाँ रुक क्यों गया, जा क्यों नहीं रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा हो। इंतजार? लेकिन किसका? शायद दूसरी बस का इंतजार कर रहा होगा सर। हो सकता है। देखो ये हमें मिल गया है, भाग के जाएगा कहाँ? देखते हैं क्या गुल खिलाता है ये। सर ये देखिए, एक ऑटो आके रुका है। हाथ? किसी को इशारा कर रहा है। सर किसी लड़की का हाथ लगता है। ये कहाँ जा रहा है? अरे ये तो ऑटो में बैठ गया। दया, पीछा करो इसका। यस सर। वो आगे दया, तीसरा ऑटो वहां से। दया वो रहा, कार के आगे लेफ्ट में। फास्ट दया, फास्ट। राइट राइट राइट। बहुत। एक काम करो, ऑटो को ओवरटेक करके लेफ्ट में दबा दो। आ इधर, ये रहा। चल बाहर आ। पैसे चाहिए तुझे हैं? 5 लाख रुपए चाहिए? तो ये देखिए अंदर कौन बैठा है। बाहर आओ, आओ।
और राखी, ले चलो इसे भी। चलो। सर। हाँ आशा। सर, इस बैग में पूरे 5 लाख रुपए हैं और ये बैग हमें जतिन के घर से मिला है। अच्छा, तो ये है वो 5 लाख रुपए जो तुम दोनों ने लिए थे। और फंस गया बेचारा राकेश। सर जतिन को पैसों की जरूरत थी। और जब चुन्नीलाल सुहासिनी मैडम को 5 लाख रुपए देने आया और उसने थप्पड़ खाया, तो तुमने सारा प्लान बना लिया। तुमने एक लेटर तैयार किया, लेकिन उस लेटर पर सुहासिनी मैडम के साइन कैसे लिए? मैडम के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैं ही तैयार करती थी और बाद में मैडम उन पर साइन कर देती थी। वो पढ़ती भी नहीं थी कि मैंने उन पर क्या लिखा है। और एक दिन मैंने बहुत सारे पेपर्स के बीच में वो पेपर भी रख दिया और मैडम ने बिना पढ़े साइन कर दिया। और तुमने राकेश बनकर चुन्नीलाल को फोन किया और बाद में उसे लेटर देकर उससे पैसे लिए। बाद में चुन्नीलाल मैडम के पास आया। उसने मैडम से बोला कि उसके पास कोई सबूत है जिन्हें वो कोर्ट में दिखाएगा। मैं डर गई। मुझे लगा हम फंस जाएंगे, इसलिए तुम दोनों रात को सुहासिनी के घर गए? हाँ। इतनी रात गए? कहीं शेखर वापस तो नहीं आ गए? राखी तुम? हाँ मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या बात थी राखी जो तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? मैडम वो ये कौन है? मैडम ये मेरे मंगेतर हैं जतिन। नमस्ते मैडम। मैडम उस लेटर के बारे में मैं आपसे कुछ बात करनी है। लेटर? तुम क्या जानती हो उस लेटर के बारे में? मैडम वो लेटर मैंने ही लिखा है। तुमने? हाँ मैडम, और मैंने ही धोखे से उस पर आपके साइन ले लिए थे। ओह माय गॉड, क्यों? मैडम जतिन को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ मैडम, और हमें लगा कि इस रास्ते से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। मगर मैडम अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मैडम हमें माफ कर दीजिए। अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। जेल तो तुम्हें जरूर होगी। तुम दोनों ने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैंने उन पर शक किया। और तुम्हें क्या लगा सिर्फ माफी मांगने से तुम बच जाओगी? मंगेतर है ना ये तुम्हारा? हाँ मैडम। जेल से आने के बाद ही शादी करना। नहीं मैडम, प्लीज नहीं। मैडम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, आपके पति से भी माफी मांग लेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर आपने पुलिस को बुलवाया तो हमारा कैरियर पर बात हो जाएगा मैडम। चुप रहो, वहां बैठो और तुम यहां बैठो। ये सफाई पुलिस को ही देना। नहीं मैडम प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। राखी फोन छोड़ो। मैडम प्लीज पुलिस को मत फोन कीजिए। राखी फोन छोड़ो। मैडम प्लीज। राखी फोन छोड़ो, कहा ना मैंने? मैडम प्लीज। राखी मैडम प्लीज। मैडम लगता है ये तो मर गई। अब हम क्या करें राखी? चलो यहां से भाग चले। कम ऑन राखी, लेट्स गो। राखी एक मिनट, फोन में तुम्हारे उंगलियों के निशान। ये लो, साफ करो जल्दी, यहां से निकलो। लेट्स गो राखी। सामने मैडम को जानबूझकर नहीं मारा। जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। आप झूठ बोल रही हैं राखी जी। हाँ, टेबल से सर टकराना एक एक्सीडेंट हो सकता है,
मगर सर पर किसी चीज से जोर से मारना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह खून करने का अच्छा प्लान था। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि सुहासिनी के गिरने के बाद आपने उनके सर पर लोहे की किसी भारी चीज से जोर से वार किया, इसी से उनकी मौत हो गई। वरना सर पर दूसरी चोट का निशान कहां से आता? नहीं सर, हमने मैडम के सर पर कुछ नहीं मारा सर। सर बिलीव मी। हाँ सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन था? सर कोई नहीं था, हम दोनों वहाँ अकेले गए थे सर। लेकिन वॉचमैन ने तो बोला था कि वहाँ 2-3 आदमी थे। सर वो झूठ बोल रहा है। जब वहाँ गए थे तब वो सो रहा था। सो रहा था? हाँ सर, सर लगता है उसने पी रखी थी। हाँ, और जब हम वहाँ से भागे थे तब भी वो सो रहा था सर। जब वो सो ही रहा था तो तुमने उसे क्लोरोफॉर्म क्यों सुंघाया? क्लोरोफॉर्म? नहीं सर, सर मैंने उसे कुछ नहीं सुखाया सर। अच्छा, जरा वॉचमैन को बुलाओ। तो तुम उस वक्त ड्यूटी पर थे और तुम्हें एक आदमी दिखा। हाँ, 2 आदमियों ने तुम्हें पीछे से पकड़ा और एक ने तुम्हें बेहोश किया, है ना? जी सर। और जिसने तुम्हें बेहोश किया वो जतिन था। तुमने उसे पहचान भी लिया है, हैं? हाँ साहब। बलदेव, अब तुम सच सच बता ही दो। साहब मैं तो सच ही बोल रहा हूँ साहब। सच सच बताओ, बताओ। सब बोल रहा हूँ साहब मैं। सच बताओ। बोल। वो साहब, असल में उस रात मैं सो रहा था साहब। साहब सो रहे थे? सो रहे थे, हैं? साहब असल में कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी साहब, इसलिए मेरी आंख लग गई। पता नहीं सब कौन आया कौन गया। फिर जतिन का नाम कैसे लिया, हैं? कि उसने तुम्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया था? वो साहब मुझे लगा कि आपको उस आदमी पर शक है, इसलिए आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं। तो साहब मैंने सोचा मैं हाँ कह दूं। अच्छा, तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि वहां कौन आया था? हैं? नहीं साहब, मुझे तो साहब सिर्फ इतना मालूम है कि किसी ने मेरी नाक पर हाथ रखा साहब और मुझे क्लोरोफॉर्म सुनाया साहब। फिर झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आपको तो पता ही है साहब, मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बलदेव, इसे तुम जितनी बार पूछो उतनी बार ये नई कहानी सुनाएगा। चलो मान लिया कि इसे किसी ने बेहोश किया, मगर राखी तो कह रही थी कि उन्होंने नहीं किया। तो हो सकता है कि राखी और जतिन के जाने के बाद कोई और घर में घुसा हो। चुनीलाल? नहीं, सुहासिनी की मौत से चुनीलाल को कोई फायदा नहीं है। राकेश, ये तो पता चल गया कि राकेश सच बोल रहा है। खून के वक्त ये यहाँ शहर में था ही नहीं। जतिन, राखी, जतिन और राखी, लगता है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मुझे इन पर शक है। माया, खून के वक्त जमुना दास एक पार्टी में था, मगर हो सकता है किसी और से इसने ये खून करवाया। बलदेव, बलदेव हो सकता है। हो सकता है किसी के कहने पर बलदेव ने ये खून किया है। बलदेव की इंक्वायरी शुरू करो। हाँ दया, बलदेव के इतिहास के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, उसके प्यार व्यार के बारे में पता चला है। दया, तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहा था, प्यार व्यार के बारे में नहीं। वही तो बता रहा हूँ सर। बलदेव को बोतल से बहुत प्यार है और नौकरी से नफरत है। पक्का शराबी है सर ये। सर 2-3 जगह से नौकरी से निकाला जा चुका है और अब विनय के यहाँ लगा है काम पर। उसके साथ काम करने वाले वॉचमैन ने भी बताया कि उसे जल्दी ही यहाँ से भी लात पड़ने वाली है सर। कमाल है, ऐसे दारू पीने वाले वॉचमैन को सुहासिनी जी की रखवाली के लिए क्यों भेजा गया? विनय ने राकेश से कहा कि बलदेव उसका सबसे अच्छा गार्ड है। विनय का दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? नहीं सर, विनय का दिमाग खराब नहीं है, बल्कि ये उसी का दिमाग चला है। आपने सुहासिनी जी के यहाँ बलदेव को ही क्यों भेजा? आप जानते हैं बलदेव बोतल को छोड़ के किसी और चीज की रखवाली कर ही नहीं सकता। सॉरी सर, गलती हो गई। घर का एक एक कोना, एक एक फाइल, एक एक किताब छान मारो। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये क्या तरीका सर? आप लोगों ने पूरा घर पलट के रख दिया। ये तो कमाल हो गया। ये देखिए क्या मिला।
ओह, जमुना दास की बेटी माया और विनय की फोटो। यानी सुहासिनी जी का दुश्मन जमुना दास की बेटी माया। सर ये देखिए, विनय की गाड़ी से मिला है टूल किट, पर इस पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। से डॉक्टर सालुंके के यहाँ भेजते हैं, उन्हें सब कुछ दिखता है। एकदम साफ है, लगता है जैसे दूध से धोया गया है। पर खून कितना भी साफ कर लिया जाए कभी छिपता नहीं। एसीपी साहब, मैंने इन सब पर एक केमिकल लगा दिया है। अब अगर इनमें जरा सा भी खून लगा होगा तो फौरन सामने आ जाए। ये देखिए एसीपी साहब, ये लाल निशान, ये खून ही है। ये खून किसका है कब तक पता चल जाएगा? बस मैं आज ही इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता हूं। जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि ये खून सुहासिनी का है या नहीं। हाँ तो विनय जी, टेस्ट करने तक रुके या आप अभी कुछ कहना चाहते हैं? टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये खून सुहासिनी जी का ही है। मैंने ही सुहासिनी को खून किया। क्यों? क्योंकि मैं और माया शादी करना चाहते थे। मुंह देखो इसका मुंह देखो। यही एक हीरा मिला था तुझे। इन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो अब क्या मैं तुझे गले लगाने वाला हूँ? एक दिन माया ने मुझको बताया कि सुहासिनी ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है और वो जीतने वाली है। फिर उसने कहा कि अगर मैं सुहासिनी का कुछ कर दूं तो शायद पापा शादी के लिए राजी हो जाएंगे। तो अचानक एक दिन राकेश का फोन आया कि वो कोई जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और उसे एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। तो तुमने सबसे बेकार दारूबाज सिक्योरिटी गार्ड बलदेव को वहां भेज दिया? हाँ बलदेव को क्लोरोफॉर्म तुमने सुंघाया था? जी। जब मैं घर में घुसा तो सुहासिनी जी जमीन पर गिरी हुई थी। सुहासिनी जी, सुहासिनी जी, विनय, हाँ विनय। एक ही बार में ढेर हो गई। अब हो जाएगी तुम्हारी शादी माया से। और मैं इसके बारात में नाचूंगा। जमुना दास जी, आपको इसका प्लान मालूम था? माया ने बताया था ना आपको? शुभ शुभ बातें करो। मैं किसी का खून क्यों करवाऊं? आप पूछ लो माया से कि इसने मुझे बताया था क्या? हाँ। हे भगवान, बेटी तूने ये क्या कर दिया? जमुना दास जी, आपकी बेटी ने सच बता दिया। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। एक बात समझ में नहीं आ रही कि
बॉम्ब यहाँ सुनसान जगह पे क्यों फोड़ा गया? यहाँ तो आसपास में कोई बिल्डिंग है, न कोई आदमी है। शायद ये ब्लास्ट किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो फिर क्या बात हो सकती है? कहीं कोई खतरनाक बात तो नहीं होने वाली? और ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया? सर, ये देखिए क्या मिला। तो सूटकेस का लॉक है जो बम फूटने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसका मतलब बम सूटकेस में लाया गया था। सर, हाँ पैट्रिक, सर ये बस का टिकट मिला है। बस का टिकट? मगर ये तो किसी का भी हो सकता है। सर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। जया, बस स्टॉप में जाके पता कर ही लो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जरा टिकट देखिए। हाँ साहब, ये टिकट हमारे आखिरी बस का ही है। अरे यार, ये टिकट उसने फेंका होगा। वो अपना गोपाल है ना, वही जाता है उस सुनसान रास्ते से। आपको कैसे मालूम? टिकट पे गोपाल का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। साहब, आखिरी बस है, रात को एकदम खाली होती है। सिर्फ गोपाल ही सफर करता है इस बस में। रात की ड्यूटी करता है ना। ड्यूटी करता है? कहाँ पे? वो वृंदा मिल है ना पास में, वहाँ वॉचमैन है वो। आप अभी चले जाइए, मेरा नाम लीजिए, वो बात करेगा आपसे। क्या वहाँ बम फट गया? जी हाँ गोपाल जी। एक बात बताइए गोपाल जी, आप हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं? जी साहब, शॉर्टकट है ना। रात को डर तो लगता है, मगर इतनी दूर घूम के जाएगा कौन साहब? आज रात आपने उस जगह के आसपास किसको देखा था? जी साहब, एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी हुई थी। शायद उसका टायर पंचर हो गया था। कोई था उस गाड़ी में? हाँ साहब, एक आदमी था, मगर ये समझ में नहीं आया कि इतनी रात है वो आदमी वहाँ आया ही क्यों था। अच्छा, उसकी उम्र क्या होगी? वो दिखने में कैसा था? दिखने में छोटे कद का था साहब। उम्र 35-40 साल की होगी। ठीक है, शुक्रिया। एसीपी साहब, बॉम्ब पुराने किस्म का था और किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जो केमिकल्स के बारे में काफी कुछ जानता है। अनाड़ी नहीं है सर। ये बॉम्ब कितना पावरफुल था? काफी पावरफुल था। एक दो बिल्डिंग तो आराम से उड़ जाती। उस जले हुए लॉक से कुछ पता चल सकता है क्या? मुश्किल है। वो एक साधारण सा लॉक है, किसी सस्ते से सूटकेस का। एक काम करो, टीवी और रेडियो पे जल्दी से जल्दी न्यूज दे दो कि झानू नगर में जो बॉम्ब फटा है, उस सिलसिले में हमें 35-40 साल के आदमी की तलाश है। वो सफेद मारुति चलाता है और उसे केमिकल्स के बारे में काफी जानकारी है। अब टीवी देखने मत बैठो, चलो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ, बस 2 मिनट मम्मी। आम जनता के लिए एक विशेष सूचना। अगर आप में से किसी ने झानूर नगर के पास किसी 30-35 साल के आदमी को एक बादामी रंग के बैग के साथ देखा है तो जल्द से जल्द सीआईडी से संपर्क करें। यह आदमी एक सफेद गाड़ी चलाता है। इस आदमी को केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। इस आदमी का कल रात हुए बम विस्फोट से संबंध है। मम्मी जरा देखो, क्या बता रहे हैं? क्या बात है बेटे? इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते ही सीआईडी को इन नंबरों पर संपर्क करें। सर, लगता है जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो राजेश है, हमारे पड़ोस में रहता है। ये आपको कैसे पता चला? मेरे बेटे ने मुझे बताया। आपके बेटे ने? बड़ा स्मार्ट बच्चा है आपका। बेटे, तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, राजेश अंकल के पास एक पुरानी सफेद गाड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजेश ही वही आदमी जिसने बॉम्ब एक्सप्लोड किया। अंकल सर, वो क्या है कि पिछले साल एक एक्सीडेंट में राजेश की पत्नी की और उसकी बेटे की मौत हो गई। तब से उनकी दिमागी हालत कुछ खराब हो गई है, एकदम चुप-चुप से रहते हैं। पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बच्चे से राजेश को बहुत प्यार है। उनके बेटे बिजू और इसकी अच्छी दोस्ती थी। इस बच्चे में उन्हें अपना बेटा बिजू दिखता होगा। मगर पिछले 2-3 दिन से वो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे थे। कल रात जब मैं उनके घर गया तो
सोनू आओ आओ। कैसे बेटे? ठीक है अंकल। आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा मैं चाह रहा हूँ। सुनो ये सब रख लो। रिजू का जो सामान है सब रख लो बेटा। जो चाहिए रख लो बेटा। पर क्यों अंकल? जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इनके साथ खेलता हूँ, तो मैं इन्हें घर क्यों ले जाऊँ? सोनू अब मैं जा रहा हूँ ना। अंकल जब आप वापस आओगे तब मैं खेलूंगा। नहीं सोनू, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वो रो रहे थे? हाँ, वो मुंह उधर करके रो रहे थे। और वो अपने बेटे की सारी चीजें भी तुम्हें दे रहे थे? जी। अच्छा, आपको कुछ याद है कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट पिछले साल कब हुआ था? ये आजकल के ही दिन थे। अरे हाँ, आज ही का तो दिन था। आज ही तो एक्सीडेंट हुआ था। बेटा वो दोनों बैग बादामी रंग के ही थे ना? जी। ये राजेश काम कहाँ करता है? 8-9 महीने से उन्होंने काम पे जाना ही बंद कर दिया था। और उससे पहले? उसके पहले क्या नाम था वो कंपनी का बेटे? जिपिंग केमिकल्स। हाँ, जिपिंग केमिकल्स। जिपिंग केमिकल्स? इसका मतलब केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। जी, वो केमिकल इंजीनियर है। आप हमें राजेश का घर दिखाइए। कौन सा घर है? ये वाला। राजेश! राजेश! पता घर में है भी या नहीं? तोड़ दो दरवाजा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, देखो, अच्छी तरह से देखो। अभिजीत, उस तरफ जाओ। जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए कि ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। अच्छी तरह से देखो सुधाकर। ओह, बॉटल्स। ये क्या? Oh my God. सर, लगता है ये वही आदमी है। केमिकल्स की बोतल हर जगह फैली हुई है। पावर, टाइमर, ट्रिगर, एक्सप्लोसिव। बॉस, हम बम बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री में पहुंच गए हैं। सर, घर में बहुत सारी केमिस्ट्री की किताबें भी हैं सर। बॉम्ब का डिजाइन भी यहीं से आया होगा। और अगर सर बॉम्ब इसी डिजाइन का है तो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होगा। सर? हाँ आशा? सर ये कैलेंडर देखिए। क्या है? 21 जून, आज की तारीख। आज की तारीख में निशान लगा रखा है। सर, इसकी फैमिली का एक्सीडेंट आज के दिन ही हुआ था। यही कुछ गड़बड़ है। वो 1 साल पहले का एक्सीडेंट और आज जो बम फटा, इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर सर ये 1:30 बजे और 6:48 का क्या मतलब हो सकता है? 1:30 बजे? 1:30 बजे तो बम फटा था ना आज। 6:48? कहीं 6:48 का मतलब ये तो नहीं कि एक और बॉम्ब 6:48 पे फूटने वाला है। माय गॉड! और सर वो बच्चा भी तो कह रहा है कि उसने राजेश को एक जैसे 2 सूटकेस के साथ देखा था। मगर सर, आज ही के दिन क्यों? और ये बम फटेगा कहाँ? ये कैसे पता चलेगा? डॉक्टर साहब, ये सब देख के क्या पता चल सकता है कि 2 बम बने हैं? नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। सर। हाँ सुधाकर, ये फोटो मिली है, शायद राजेश की है। फ्रेडरिक्स, पड़ोसियों को बुलाओ। राजेश के घर में राजेश का ही फोटो होगा ना? आइए।
देखिए, यही राजेश है ना? हाँ, ये राजेश है। ये उनकी पत्नी और ये उनका बेटा विजू। आपको राजेश की गाड़ी का नंबर मालूम है? MKR, हाँ 7S202। MKR 7S202। अभिजीत, गाड़ी का नंबर और ये फोटो जल्दी से जल्दी टेलीविजन पर दिखाओ और बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो कि हम जहां भी जाएंगे वो लोग हमारे साथ रहेंगे। हमें राजेश के ऑफिस जिपिंग केमिकल जाना चाहिए। हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है एसीपी साहब, आप राजेश की इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कर दिया उसने? हाँ कर दिया, लेकिन हम बता नहीं सकते। मैं समझ गया, जरूर कुछ गड़बड़ की है उसने। मुझे तो लगता है वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया था। वैसे ये इसका दोस्त है जीवन, पूछिए उससे। जीवन, आप राजेश के बारे में क्या जानते हैं? अब क्या बताऊं साहब, अपनी बीवी और बच्चों की मौत के बाद वो बस अकेला रहता था। हमेशा हमेशा गुस्से में रहता था साहब। जब मैंने देखा कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो मैंने उसे एक डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, एक साइकियाट्रिस्ट से। तो क्या हो गया था मिलने? जी हाँ सर। डॉक्टर का नाम जानते हैं आप? डॉक्टर आनंद सर। डॉक्टर आनंद, आपके पास एक पेशेंट आया करता था 10-11 महीने पहले, राजेश। आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? ओह, राजेश, जी हाँ। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या उसने कुछ कर दिया? लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाला है। क्या? ये तो मालूम नहीं। देखिए, राजेश जब मेरे पास आया था तो उस एक्सीडेंट का गुस्सा उसके दिमाग में बारूद की तरह भरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की ठंडा करने की, मगर नहीं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि वो खून कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। वो कहा करता था कि किसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और वो उससे बदला लेकर रहेगा। किससे? नाम तो बताता ही नहीं था, सिर्फ इतना बोला कि एक दिन 6:48 पर सारी दुनिया को पता चल जाएगा। 6:48 पे? ठीक से याद है आपको? हाँ बिल्कुल। दो ही बातें तो उसके दिमाग में थी, एक बदला और दूसरा 6:48। हेलो, क्या गाड़ी मिल गई? वेरी गुड, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। राजेश की कार मिल गई है। गाड़ी 20 मिनट पहले मिली है और इसके ड्राइवर का कोई पता नहीं और गाड़ी में कोई दूसरा बम दिख नहीं रहा है। मुझे लग ही रहा था। नहीं सर, गाड़ी में बम नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखा, अगर राजेश ने किसी को मारने के लिए बम बनाया होगा तो सर वो यहाँ खाली जगह पर बम क्यों रखेगा? करेक्ट, वो एक्सीडेंट और 6:48 उसके दिमाग में बैठ गया। लेकिन वो बदला लेना किससे चाहता है? सर वहीं चलकर देखते हैं पिछले साल वाले एक्सीडेंट की जगह पर जहां उसकी फैमिली मारी गई थी। यस। इस इलाके को अच्छी तरह छान मारो, सब दुकान वालों से, घर वालों से, सबसे पता करो। शायद किसी ने राजेश को कल या आज में देखा हो यहाँ पर। मगर राजेश बॉम्ब यहाँ क्यों रखेगा? ये उसका दिमाग खराब है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये 6:48 का चक्कर मेरे दिमाग में घूम रहा है। 6:48 कोई बम फूटेगा। 2 घंटे बचे, हरी अप, जल्दी। बिल्कुल ही, एक मिनट, जल्दी जल्दी। अरे जरा सुनिए। हाँ जी। इस आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ आया करता है। अच्छा। बेचारे का बीवी और बच्चा दोनों मारा गया यहाँ पर सर। वो हमें पता है। और कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
सुन, रुक रुक। वो टैंकर उस दिन ऐसा आया साहब कि उसने बस स्टॉप पर खड़े सारे लोगों को टक्कर मारी और सब मारे गए साहब। वो बात याद आती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। ये देखिए, ये मेरा हाथ भी उसी घटना पर चला गया था। मैं भी वहां खड़ा था। वापस कर, बुला जल्दी। वापस को फोन करो, जल्दी जल्दी करो। आप लोग पीछे हटिए आप लोग। बैग का रंग बादामी नहीं है। पीछे। नहीं, रुक जा। नहीं साहब, रुक जा बोलता हूं मैं। नहीं साहब, रुक जा वरना गोली चला दूंगा। नहीं साहब, रुक जा। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। सर अंदर से तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। काट दो, मैं काटो। चोर साहब, चोर हूँ साहब। चोर है? और कुछ नहीं किया साहब मैंने। वो सूटकेस क्यों छोड़ा? मैं चोर हूँ साहब। क्या उसमें? चोर हूँ साहब। नहीं सूटकेस में क्या है? सर बैग में तो कुछ नहीं है। और होगा भी नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब नहीं। एक मामूली सा चोर है, ये बैग लेके भाग रहा था। इतनी सारी पुलिस को देख के घबरा गया, बैग छोड़कर भागने लगा। ठीक है, हटाओ ये सब, हटाओ, ले जाओ इसे। चलो अच्छा हुआ, इस बार वैसी कोई बात नहीं हुई, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। साहब नुकसान तो पिछले साल भी हो सकता था बहुत। क्या मतलब? साहब उन दिनों यहाँ सर्कस चल रही थी और बस स्टॉप पर बहुत भीड़ होती थी। अगर 6 बजे के करीब टैंकर बस स्टॉप से टकराता तो बहुत लोग मारे जाते साहब। सर्कस 6 बजे शुरू होता था क्या? जी हाँ साहब। और एक्सीडेंट का टाइम था 6:48 पर। राकेश की पत्नी और बेटा तो सर्कस देखने के लिए आए थे, तो बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे? शायद राजेश का इंतजार कर रहे होंगे, उसे देर हो गई होगी। इतनी देर? इसका मतलब अगर राजेश की पत्नी और बेटा सर्कस देखने चले जाते तो शायद नहीं मरते। मगर राजेश को यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई थी? सर उस दिन राजेश को देर मोहन की वजह से हुई थी सर। वो कैसे? उस दिन मोहन ने जानबूझकर राजेश को 6:15 बजे तक ऑफिस में बिठाए रखा सर। क्या उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ था? बहुत पहले साहब, बस तब से मोहन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया साहब। अगर उस दिन मोहन ने राजेश को टाइम पर जाने दिया होता तो आज उसकी बीवी और बच्चा जिंदा होते साहब। सब मोहन की वजह से हुआ साहब। मोहन, हमें जल्दी से जल्दी मोहन के घर का पता और टेलीफोन नंबर दो। ठीक है सर। कल रात हुए बम विस्फोट के बारे में कुछ और जानकारी। रात को हुए विस्फोट की तहकीकात में सीआईडी को कुछ और सुराग मिले हैं। इस बम का विस्फोट करने वाले की पहचान हो गई है। यह आदमी करीब 30-35 साल का है। इसका रंग गेहुआ है और इसके बाल छोटे और घुंघराले हैं। ये सुरेंद्र नगर वाले इलाके में रहता है। इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान ले। जी मोहन साहब हैं घर पे? जी मेरा नाम राजेश है, ऑफिस का कुछ काम था मुझे। लेकिन इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठिए ना प्लीज। हेलो, ये मोहन जी का घर है ना? कौन? मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी, वहाँ राजेश जी हैं क्या? इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान ले। इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते ही सीआईडी को इन नंबरों पर हेलो 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 1133 221144। जी भाभी जी मैंने ही कहा। कौन हो तुम? बताया ना राजेश। सीआईडी वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। दया, राजेश अपना सारा गुस्सा मोहन पर ही निकालेगा। उससे बदला लेना है और वो मोहन से ही बदला लेगा। वो तो मोहन के घर पे पहुंच चुका होगा दया। फोन भी उसी ने कट किया होगा। मगर सर, मोहन के घर का फोन भी तो बार बार एंगेज जा रहा है। मैं तो कहता हूं वो मोहन के घर पे ही है।
6:15 बज गए दया। किसी भी हालत में हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। जल्दी करो। आया क्यों नहीं अभी तक? ये आया क्यों नहीं अभी तक? पूछो कौन है? पूछो। कौन है? मैं हूँ। मोहन, दरवाजा खोलो। खोलो। राजेश, तुम? मोहन कुमार, तेरे वजह से पिछले साल मेरे बीवी और मेरे बच्चे मरे थे, लेकिन अब तेरी बारी। तू, तेरी बीवी और तेरा बच्चा सब मरेंगे अब। चल। अरे सुनो, ये मोहन का घर कौन सा है? मोहन का? हाँ, वो सामने वाला। ये? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आशा, तुम सामने वाले घर में अपना डेरा डाल दो। देखो राजेश है क्या, हाँ? उसकी हर हरकत मुझे रिपोर्ट कर देना। राइट सर। तुम लोग सब पहले जाओ, मैं दूसरे फ्लैट्स खाली कराता हूँ। आ जाओ। सब मारे जाएंगे। हेलो सर। सर आशा यहाँ। सर वो मुझे दिख रहा है अंदर, और अंदर मोहन, उसकी बीवी और एक बच्चा भी है सर। ठीक है आशा। सुनो राजेश, राजेश मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखो राजेश, मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है बड़ी दुख की बात है, लेकिन अपना गुस्सा मासूम लोगों पर मत निकालो राजेश। मेरी बात सुनो राजेश, प्लीज बाहर आ जाओ। राजेश प्लीज बाहर आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में देखो, ये रिमोट है, एक बटन दबाते धमाका और सब फट जाए। सब छोड़ दो सर, सिर्फ 18 मिनट रह गए। ठीक है, अपनी राइफल रेडी रखो दया। अब बम फटने का टाइम होने वाला है। सब बिल्डिंग वालों को यहाँ से जल्दी निकालो। जल्दी प्लीज। बाहर निकलिए प्लीज, जल्दी। प्लीज जल्दी बाहर निकलिए। सर, घर में टीयर गैस छोड़ दीजिए सर, घर के अंदर घुस जाते हैं। जब तक टीयर गैस का असर होगा तब तक तो वो बम फोड़ देगा। इसका मतलब सर हम कुछ नहीं कर सकते? हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं दया। हेलो राजेश, सुनो राजेश, तुम बाहर आ जाओ। राजेश बाहर आ जाओ, वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। देखो इसमें जाने जा सकती है, शायद तुम्हारी भी जान जा सकती है। शायद राजेश बाहर आ जाओ। हाँ आशा। सर खिड़की खुल रही है, उसमें से एक बादामी रंग का सूटकेस बाहर निकल रहा है सर। शायद इसमें बॉम्ब है। स्कॉट, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं? तो फिर बॉम्ब कहाँ है? सर बॉम्ब उसने पहन रखा है, एक जैकेट के ऊपर बंधा हुआ है। वो पागलों की तरह हंस रहा है सर। बेवकूफ लोग समझते हैं कि मैं मौत से डरता हूं, मगर उन्हें पता ही नहीं मैं तो खुद चलती फिरती मौत हूं। बस एक काम करना है, जल्दी से ऊपर जाना है, अपने पत्नी और बेटे से मिलना है, मगर सब साथ चलो। नहीं राजेश, तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने में कितना वक्त लगेगा? मैंने सर का डायग्राम देखा है सर। अगर बम बिल्कुल ऐसा बना है तो मुझे 1 मिनट लगेगा इसे डिफ्यूज करने में। तुम्हें सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। ठीक है सर। मैं पड़ोसियों से पता करता हूँ, शायद किसी के पास डुप्लीकेट चाबी हो। ठीक है। आप लोगों के पास किसी के पास मोहन के घर की डुप्लीकेट चाबी है क्या? 1 साल से मैंने अपनी बीवी और बच्चे का मुंह नहीं देखा है।
मुझे एक स्वामी ने बताया था कि अगर तुम्हारी भी मौत उसी दिन उसी वक्त हो तो तुम स्वर्ग में अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। मैं भी उसी वक्त मरूंगा। 6:48। और अगर ये वक्त निकल गया तो वहां जाके उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत भीड़ है ना वहां। चलो सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजेश प्लीज। अरे चलना ही पड़ेगा वहां, चलो ना। हाँ भी सर, ये मोहन के घर की चाबी है। गुड। सामने वाले फ्लैट में उन्होंने डुप्लीकेट चाबी छोड़ रखी थी सर। अच्छा सर, तुम सामने वाले फ्लैट में जाओ, राइफल लेकर तैयार रहो और जब तक जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना। राजेश खूनी नहीं है, वो बीमार है, मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, समझे? जाओ। देख यार राजेश, मुझसे गलती हो गई राजेश। जो कुछ तेरे परिवार के साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया राजेश। मुझे माफ कर दे राजेश। तुझे दुख है? फोड़ दूं बम? नहीं। फोड़ दूं बम? नहीं। मुझे बहुत दुख है राजेश। मुझसे जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दे राजेश प्लीज। सुन रहे हो बेटा? देख रहे हो बेटा? माफी मांग रहे हैं अंकल, सॉरी बोल रहे हैं अंकल। सब कुछ हो जाने के बाद सॉरी बोल रहे हैं अंकल। कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करते हैं, सब लोग ऊपर चलते हैं। शायद मेरा बेटा वहां तुम्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। सही कर दे। इसका ध्यान इधर उधर करो, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। सर राजेश, देखो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखो बम फोड़ने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ बर्बादी होगी राजेश। बच्चे को इधर भेज। पापा। नहीं राजेश। अरे बच्चे को भेज इधर ना। देख, मैं तेरे को इसके बम के रिमोट के बारे में बताता हूँ। इसको दबाने से ना धमाका होगा। राजेश बाहर आ जाओ। राजेश देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत जाने जा सकती है। राजेश बार-बार क्यों बुलाता मुझे? देख, इसको दबाएगा, धमाका होगा, सब उड़ जाएंगे, मजा आएगा। मजा आएगा ना? देखो, अगर मैं चाहता तो पहले ही गोली चला सकता था, मगर मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। पहले मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी। ये लो। इधर करो। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, जल्दी। बैठ जाओ। क्या एसीपी साहब ने पिस्टल दे दी है? दया, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। 1 मिनट बम डिफ्यूज करने में लगेगा, 1 मिनट अंदर घुसने में। हम एसीपी साहब को सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद तुम फायर कर देना, हम अंदर घुस जाएंगे। देखिए, मुझसे दूर रहिए, दूर मत आइए मेरे पास। राजेश, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए शायद मोहन जिम्मेदार है, लेकिन इसमें इनका और इस बच्चे का क्या कसूर है? इन्हें क्यों मारना चाहते हो? 6:42। रेडी रहना, रेडी रहना, रेडी रहना। मेरा 10 साल का बच्चा सर्कस देखने जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। क्या कसूर था उसका? बताइए, है कोई जवाब? तो फिर इसका बेटा क्यों जिंदा रहेगा? मगर बस मुझे कुछ नहीं सुनना, अब इन्हें मरना ही होगा। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नहीं राजेश, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रुको, मरो मेरे साथ। निशाना सीधा सिर पे लगाना होगा। अगर गलती से गोली बॉम्ब पे लग गई तो सब खत्म। मेरा बेटा,
राजेश। मेरे पास नहीं आना, नहीं बम फोड़ दूंगा मैं। दूर दूर माँ कसम मैं बम फोड़ दूंगा। राजेश, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा दिखने में कैसा था? बहुत देर बाद ख्याल आया मेरे बेटे का। ये मेरा बेटा बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा था। और ये बच्चा भी शायद 10 साल का है ना? Anyway, क्या बनाना चाहते थे तुम अपने बेटे को? इंजीनियर। लेकिन ये क्रिकेटर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर। लेकिन इस आदमी की वजह से कुछ नहीं बन पाया मेरा बिजू। बिजू मेरा बच्चा। तुम्हारे और मोहन के बीच में कोई फर्क नहीं है राजेश, तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। ये खूनी है। और तुम खूनी होने वाले हो? नहीं, ये खूनी जिंदा है। इसकी वजह से मेरी फैमिली मारी गई। और तुम्हारी वजह से इसकी फैमिली मरने वाली है। इसने जानबूझकर उस दिन मुझे ऑफिस में रोक कर रखा था। हाँ, लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। लेकिन तुम तो जानबूझकर इसकी फैमिली को मारने जा रहे हो। चलो मान लिया कि मोहन एक नीच इंसान है, लेकिन तुम एक पक्के खूनी हो। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। तुम्हारा गुनाह कभी माफ नहीं होगा राजेश। तुम अपने बेटे से प्यार करते थे ना? हाँ, मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? जो आदमी अपने बेटे से प्यार करता है वो दूसरे के बच्चों को कभी नहीं मार सकता। आज तक विजू तुम्हारे बेटे के नाम से जाना जाता था, मगर अब वो एक खूनी के बेटे के नाम से जाना जाएगा। नहीं, मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ, वो पवित्र है। तो फिर बंद कर दो ये बॉम्ब, फेंक दो इसे। अपने बेटे का नाम खराब मत करो राजेश। मैं अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश। प्लीज प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। मैं अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश। प्लीज प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। 6:46। दया, तैयार रहो, कुछ ही सेकंड बचे हैं। राजेश, बॉम्ब बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, वायर काट दो राजेश। रिमोट सर। हाँ, रिमोट सर। आराम से राजेश। सर मुझे बचा लो सर। नहीं राजेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉम्ब बंद करो, बॉम्ब बंद करो। सर स्विच नहीं है सर। एसीपी साहब उसके पीछे ही खड़े, गोली उन्हें भी लग सकती है। गोली चलाने के लिए 90 सेकंड बाकी है, उसके बाद अंदर भागेंगे। कुछ तो करो, वायर को काटो राजेश। सर मैं टाइमर का वायर काटता हूँ सर। सर दया, वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है, तुम गोली मत चलाना, तुम गोली मत चलाना दया। क्या हुआ? टाइमर नहीं रुक रहा सर। सर बम बंद नहीं हो रहा सर। तो फिर हाथ नहीं लगाएगा सर। सर दूसरी तार को हाथ नहीं लगाएगा सर। सर बम फट जाएगा सर। सर तुम लोग भागो यहाँ से, जल्दी निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी। हेलो, अभिजीत, तुम सब लोग यहाँ से निकल लो, भागो यहाँ से, बम स्क्वाड को अंदर भेज दो। हम लोग निकले यहाँ से, जल्दी, फास्ट, बम स्क्वाड मेरे साथ आओ। चलो, पीछे हटो। तुमने बॉम्ब बनाया, तुम्हें मालूम नहीं बॉम्ब कैसे बंद होता है? पता नहीं सर, क्या गलती हो गई सर, दूसरी बार खिंच गई है सर। और तुम्हें कुछ और करके देखो, डैम इट। सर अब समय नहीं रहा सर। तुम्हें जैकेट उतार के फेंक दो। सर नहीं ले सकता सर। डैम इट, मरने की तैयारी की थी, जिंदा रहने का इंतजाम नहीं किया। आ गए, जल्दी चलो, जल्दी, क्विक, फास्ट। मुझे बचा लो, जल्दी करो, फास्ट। देखो हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे, जल्दी करो, कर सकते हो ना? भागना है तो फिर करो, जल्दी करो। प्लीज आप जाओ यहाँ से। नहीं अभिजीत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो। यस सर। ये देखो, इधर देखो, टाइमर का बाहर निकला हुआ है। यहाँ एक्सप्लोसिव में देखो, जल्दी एक्सप्लोसिव में देखो, जल्दी देखो, हरी आप। देखो है क्या है?
गया? काटो, काटो। मिल गया क्या? 5 सेकंड रह गए। काटो। 4, हाँ काटो, 3, काटो, 2, काटो, 1। और राजेश, राजेश, तुमने दूसरा बॉम्ब ना फोड़ के बहुत अच्छा किया। तुम्हें एक डॉक्टर की, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। थैंक यू सर। अब मेरे बेटे का नाम नहीं खराब होगा ना? नहीं होगा राजेश। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।